Assalamu alaikum class, welcome to your final lecture in this semester। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी लर्निंग कर्व्स, लिनियर प्रोग्रामिंग एंड ट्रेंड इक्वेशंस। इन कॉन्सेप्ट्स को हम ब्रीफली इसका एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स एज सच नहीं अटैच्ड, लेकिन अगर ये क्वेश्चंस आपको आते हैं पेपर में तो कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर स्टेप वाइज क्या क्या ये प्रोसेसेस कैसे कवर करेंगे। और पेपर जो है आपका इट इज़ आई बिलीव ऑन दी 19th। और टाइम टेबल आपके पास होगा, सिलेबस और पेपर पैटर्न जो है वो मैं डिस्कस करूँगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़। और जैसे पहले था मिड टर्म में और वैसे ही अभी ये आपका फाइनल उसी तरह से ही होगा। ओके, सो कंटिन्यूइंग, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व का जो बेसिक आइडिया है, जैसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको हम एक दफ़ा रीड थ्रू करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ह्यूमन परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़ शो इम्प्रूवमेंट व्हेन एक्टिविटीज़ आर डन ऑन रिपीटेड बेसिस। कि कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको आप बार बार रिपीट करें तो आप इम्प्रूव होते हैं। तो ये चाहे बिज़नेस रिलेटेड कोई काम है, कोई जॉब रिलेटेड काम है, या कोई आपकी डेली लाइफ में एक्टिविटी आप कर रहे हैं पहली दफ़ा, तो ऑब्वियसली जब आप पहली दफ़ा कोई भी चीज़ करते हैं तो आप उसमें एक्सपीरियंस्ड अभी नहीं होते हैं। लेट्स से गिव द एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग ए कार फॉर एग्जांपल। तो कोई भी एक्टिविटी है, आप बार बार जब कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं आप उसमें बेहतर होते जाते हैं, और उस काम को करने में जो टाइम आपका लगता है वो टाइम ओवर अ सर्टन ड्यूरेशन वो कम होता जाता है। वो सेम ही चीज़ करने में आपको टाइम कम लगता है। सेकंड पॉइंट यही है जी, टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क डिक्रीजेज व्हेन इंक्रीजिंग रेपिटेशंस। कि बार बार कोई भी चीज़ करें तो आपको जो टाइम लगता है एक दफ़ा वो एक्टिविटी करने में, वो टाइम कम होगा ओवर अ सर्टन ड्यूरेशन। अब इसमें अगर आप प्रोडक्शन के अंदर देख रहे हैं तो प्रोडक्शन में अगर आप यूनिट्स बढ़ाएं, पहले एक वर्कर जो था वो एक यूनिट बना रहा था, अब वो दो बना रहा है, फिर चार, फिर 8 या 16 बना रहा है, यानी कि डबलिंग हो रही है। एक चीज़ जो है वो बार बार कर रहा है, तो ओवर टाइम उसको मेकिंग वन यूनिट जो है उसको अगर 10 घंटे लग रहे हैं, तो जब वो दो यूनिट्स बनाएगा तो हो सकता है उन दो यूनिट्स को बनाते वक्त उसको कम टाइम लगे। या जो सेकंड यूनिट है अदर, सेकंड यूनिट पे उसको 8 घंटे लगेंगे, चौथे यूनिट पे उसको 6.4 आवर्स लगेंगे। ये अगर जो 3 कॉलम्स गिवन है इसमें हम ये डेटा देख सकते हैं। 8 यूनिट्स जो है पहला कॉलम यूनिट का, उसमें 8 यूनिट्स हैं, उस पर उसको 5.12 आवर्स लग रहे हैं, और 16th यूनिट जब वो बना रहे हैं तो उस पर सिर्फ 4.096 आवर्स लग रहे हैं। तो ओवर टाइम जो है आप देखते हैं कि उसको हर यूनिट पे कम टाइम लग रहा है जब वो बना रहा है प्रोडक्ट। तो ये जो डिक्रीजिंग ड्यूरेशन है ये कैसे कैलकुलेट हुई? आप जो सबसे पहला जो यूनिट है उसको देखें, फर्स्ट यूनिट को बनाते वक्त उसको 10 घंटे लगते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट कॉलम जो है वो यूनिट का है, सेकंड टाइम का है, और यूनिट टाइम का, यानी कि जो डिफाइंड आपने एक मेजरमेंट रखनी है जिसकी बेस पर हम देखते हैं कि कैसे डिक्रीज़ हो रहा है। और फर्स्ट यूनिट पर 10 घंटे लग रहे हैं, सेकंड पे उसको 8। तो ये किस तरह से हमें पता चला? फर्स्ट यूनिट के जो आर्स हैं 10, उनको हम डिवाइड कर दें बाय द नेक्स्ट यूनिट। तो जो नेक्स्ट यूनिट है उस पर उसको 8 घंटे लग रहे हैं, हमारे पास एक रेशो आ जाती है जी 8/10, तो हमारे पास 0.8 आ जाता है। इस 0.8 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो वी कैन सी वी हैव 8 आवर्स। इसी 0.8 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, तो हमारे पास फोर्थ यूनिट का टाइम आ गया है 6.4। इसी 0.8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 6.4 जो प्रीवियस यूनिट का के आर्स हैं, तो हमारे पास 5.12 आ जाता है। और फाइनली इसी 5.12 को मल्टीप्लाई कर दें विद 0.8, तो हमारे पास 4.096 आ जाएगा 16th यूनिट के लिए। तो ये हमारा कांस्टेंट है लर्निंग कर्व का यूनिट, टाइम यूनिट, जिसकी बेस पे हम देख सकते हैं कि जी किस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास वर्कर जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, सीख रहा है, और सीखते के साथ साथ वो कम टाइम लगा रहा है हर डबल यूनिट पे। क्योंकि यहाँ पे डबलिंग जो है वो शर्त है कि वन के बाद सेकंड यूनिट देख रहे हैं, सेकंड के बाद फोर्थ यूनिट को हम देख रहे हैं, फोर्थ के बाद एट्थ, और एट्थ के बाद 16th। तो अगर प्रोडक्शन मैनेजर है वो एवेल्यूएशन करना चाह रहा है किसी वर्कर की इम्प्रूवमेंट की लर्निंग की बेस पर, तो वो डबलिंग यूनिट्स के लिहाज से अगर देखना चाहेगा उसकी परफॉर्मेंस, तो वो इस तरह से देखेगा। और वो कैलकुलेशन कैसे करेगा कि पहला यूनिट जो है उस पर कितना टाइम लगा 10, और सेकंड यूनिट जो है उस पर कितना टाइम लग रहा है डिवाइडेड बाय द सेकंड बैच, वो है 8। तो वहाँ से उसको फिर फोर्थ यूनिट, एट्थ यूनिट, 16th, और उसके बाद आप इसको बढ़ाते जाएँ 32nd यूनिट जो है उसमें भी ऐसे ही होगा। 32nd यूनिट के लिए आप क्या करेंगे, 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 4.096, तो आपके पास 32nd यूनिट का जो टाइम है
वो भी सामने आ जाएगा। एक ख़ास हद तक ज़ाहिर सी बात है वो कम टाइम होगा, एक ख़ास हद के बाद फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती, बट यू विल सी कि जी किस तरह से वो इम्प्रूव वर्कर जो है वो करता जा रहा है। इसमें शर्त क्या है, हम सिर्फ डबलिंग को देख रहे हैं। अगर डबलिंग ना देख रहे हों, लेट से जी हम देखना चाह रहे हों आफ्टर सेकेंड यूनिट हम देखना चाह रहे हों नाइन्थ यूनिट, और नाइन्थ के बाद हम देखना चाह रहे हो 20th यूनिट, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है फिर हम ये फार्मूला जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। फॉर दैट एक फार्मूला होता है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, लर्निंग कर्व फार्मूला इफ़ देयर इज़ नो डबलिंग। तो ये राइट्स लर्निंग कर्व मॉडल है जिसने ये फार्मूला दिया था। फार्मूला क्या है जी, y इक्वल्स ए एक्स रेज टू द पावर b। तो ये फार्मूला है वेयर y क्या है जी, इट इज़ द क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम और कॉस्ट पर यूनिट। तो y जो होगा हमेशा इन दिस सिचुएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है, और अगर टाइम पता चल जाएगा तो हमें कॉस्ट का भी आइडिया हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द टाइम पर यूनिट जो कि लग रहा है एक शख्स को, जैसे हम प्रीवियसली देख रहे थे इन द राइट कॉलम हम इस चीज़ को मेजर कर रहे होंगे इस सिचुएशन में। तो y जो है वो टाइम है पर यूनिट, उसके बाद x क्या है जी, इट इज़ द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब हमें प्रीवियसली पता था कि डबलिंग हो रही है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 को हम देख रहे हैं। अब इस सिचुएशन में x जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट के बाद 20th यूनिट को फॉर एग्जांपल देखना चाह रहा है, 20th के बाद 50th को देखना चाह रहा है, तो वो x की वैल्यू होगी जो कि हम इस फॉर्मूले में डालेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, a और b की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं इस सवाल के अंदर, और वो x की जो वैल्यू है जो भी गिवन होती है, जो भी यूनिट्स हैं, हम उसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम जो है उस पर लगेगा। a क्या है जी, a इज़ द टाइम और कॉस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट। सबसे पहला जो यूनिट है उस पर कितना टाइम लगा है, और वो आपको बताया गया होता है इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। और b जो है, इट इज़ द स्लोप ऑफ द फंक्शन व्हेन प्लॉटेड ऑन ए लॉग पेपर। उसका फॉर्मूला सिंपल सा है जी, b को निकालने के लिए हम लॉग लेते हैं लर्निंग रेट का। लर्निंग रेट गिवन होता है जैसे कि इस सवाल में 80% नीचे ग्राफ के लिखा हुआ है। 80% वुड मीन 0.8, जैसे प्रीवियसली यहाँ पर भी 0.8 ही है लर्निंग जो रेट है। सो आप लॉग लेते हैं उसका लर्निंग रेट का, डिवाइड करते हैं उसको लॉग ऑफ 2 के साथ। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में लॉग्स का फंक्शन होता है। तो आपने सिर्फ b के लिए आपको क्या चाहिए, लर्निंग रेट, जो कि ह्यूमन सवाल में कि हमेशा गिवन होता है। 80% को आप डेसिमल्स में लिखेंगे। अगर 70% लर्निंग कर्व होता तो 0.7 लिखते, 0.7 का लॉग डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 फॉर एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में चूंकि 80% है तो कर्व के नीचे आप देखें लिखा हुआ है जी, फॉर एन 80% लर्निंग कर्व b की वैल्यू क्या है जी, b इक्वल्स लॉग ऑफ 0.8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। तो उसका आंसर निकला है -0.3216। तो ये b की वैल्यू आ गई। So we have B value. If the first unit required 100 hours, equation would be, अब उसने A की वैल्यू भी आपको बता दी है, बिकॉज A क्या है जी, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट। पहला यूनिट बनाने के लिए 100 आवर्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो A की वैल्यू हो गई। और B की वैल्यू जो आपने खुद निकाल ली है, लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2 के साथ। सो y इज़ इक्वल टू 100x x रेज टू द पावर -0.322। उसने राउंड ऑफ कर दिया है, 0.3216 था उसने आखिरी जो थर्ड डेसिमल पॉइंट है उसके, उसने राउंड ऑफ कर दिया। सो A की वैल्यू उसने 100 बता दी और B की वैल्यू आपने खुद निकाल ली। आप इन वैल्यूज़ को पुट करें तो अभी आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, और अब x की जगह आप कोई भी यूनिट डाल सकते हैं, डबलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 के बाद देखना चाह रहे हैं 6, तो आप x की जगह 6 डाल दें, आपके पास टाइम आ जाएगा 6th यूनिट का, कि 6th यूनिट बनाते वक्त कितना उसको टाइम लग रहा है। अगर आप 6 के बाद 21st यूनिट देखना चाह रहे हैं, आप x की जगह 21 लिख दें, यू विल गेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 21st यूनिट। तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है कब, जब डबलिंग यूनिट्स को हम नहीं देख रहे, हम कोई भी यूनिट को देख सकते हैं रैंडमली यहाँ पे डाल के इस फॉर्मूले में, एंड वी विल गेट द आंसर कि लर्निंग जो है वो किस तरह से हो रही है एट दैट पॉइंट। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जी फॉर दिस टॉपिक, लर्निंग कर्व्स। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिनियर प्रोग्रामिंग। लिनियर प्रोग्रामिंग कब इस्तेमाल की जाती है, जब हम देखना चाह रहे होते हैं कि हमें हाईएस्ट प्रॉफिट कब होगा लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए। जो प्रोडक्शन की लिमिटेशंस हैं, जो आपके पास फॉर एग्जांपल मशीनरी है, वो एक लिमिटेशन हो सकती है। आपकी जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने मेंटेन करनी है, जिससे फर्दर
या फिर इन अदर वर्ड्स जो प्राइस आप चार्ज करें उससे ज़्यादा आप प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, वो एक लिमिटेशन हो सकती है। कितने मैक्सिमम यूनिट्स आप बना सकते हैं पर डे के हिसाब से, वो एक लिमिटेशन हो सकती है। तो इन लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आप कोशिश कर रहे होते हैं कि जी ऑप्टिमम लेवल या जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट है वो किस स्टेज पर अर्न करेंगे। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मैक्सिमम जो यूनिट्स बना सकते हैं, वो आप बल्कि नहीं बनाते, क्योंकि एक ख़ास यूनिट के बाद आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर आप की जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो 50th यूनिट पे है, तो जब आप 51st यूनिट बनाएंगे उस पर आपको लॉस होगा, और ओवर टाइम आपको लॉस जो है वो बढ़ता चला जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से। तो आप देखना चाह रहे होते हैं कि वो आइडियल फिगर क्या है, आइडियल नंबर क्या है जहाँ पे प्रॉफिट आपको मैक्सिमम है विद इन कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसका मतलब यही है कि लिमिटेशंस जो हैं। तो ये इसका मेन गोल होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का। प्लानिंग फ़ेज़ में जब आप प्रोडक्शन में एग्रीगेट प्लानिंग कर रहे होते हैं तब ये अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल को जब स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं तो बाय हैंड करते हैं, वैसे इसके लिए देर आर सॉफ्टवेयर्स विच मेक दीज कैलकुलेशंस। और ये आगे एक सिंपल सी एग्जांपल है ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि लीनियर प्रोग्रामिंग में एक्चुअली हो क्या रहा होता है। सो इन दिस एग्जांपल आप देखते हैं कि जी एक दिस इज़ अ टॉय कार कंपनी। ठीक है जी, खिलौने बनाते हैं ये, और दे मेक बाइसिकल्स एंड दे मेक टॉय ट्रक्स। ठीक है जी, उनके पास दो मशीन्स हैं जिसके साथ वो बनाते हैं। एक उनके पास लैथ है और एक उनके पास असेंबलर है। ओके, सो यू कैन सी यू हैव टू मशीन्स। बाइसिकल जो है वो लैथ पर 2 घंटे लगते हैं उसको बनाने में, और असेंबलर पे भी उसको 2 घंटे लगते हैं। अगर आप टॉय ट्रक्स बना रहे हैं तो लैथ पर उसको 1 घंटा लगता है, और या फिर इन टाइम ऑन लैथ इज़ 1 आवर, एंड देन ऑन द असेंबलर 3 आवर्स लगते हैं एक टॉय ट्रक बनाने में। तो ये लिमिटेशंस आपको बता दी गई हैं। उसके साथ साथ आपको राइट पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट पर बाइसिकल और प्रॉफिट पर ट्रक भी आपको गिवन है। सो प्रॉफिट पर बाइसिकल इज़ 16 पाउंड्स एंड प्रॉफिट पर ट्रक इज़ 14 पाउंड्स। ये आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई होती है क्योंकि प्रोडक्शन वाले जो हैं वो मार्केटिंग वालों के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेट करते हैं इन चीज़ों के बारे में। प्राइसिंग के वक्त आप ब्रेक इवन एनालिसिस जब कर रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि जी ख़ासतौर पे मार्कअप प्राइसिंग के अंदर कि आप मार्कअप जब कर रहे हैं तो बेस लाइन आपकी क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से, उससे आप कम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि आपको लॉस होगा। तो आप चाह रहे होते हैं कि जो आपको प्रॉफिट मार्जिन है पर यूनिट वो क्लियरली पता हो ताकि उससे कम आप जो है वो ना फॉल करें। सो यू हैव गिवन द प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट, और आपका टाइम भी गिवन है दो डिफरेंट मशीन्स पे। एक बाइसिकल बनाने पर कितना टाइम लगता है लैथ पर और असेंबलर पे, और ट्रक पर कितना टाइम लगता है लैथ पर और असेंबलर पे। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप क्या करते हैं जी, आप इक्वेशंस बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बनाने के लिए आप असूम करते हैं कि जी जो बाइसिकल्स हैं, लेट एक्स बी नंबर ऑफ बाइसिकल्स एंड लेट वाई बी नंबर ऑफ ट्रक्स मेड। तो ये दो आप जो है सेंटेंसेस असूम करेंगे, तो बाइसिकल्स जो होंगी वो एक्स हो जाएंगी और ट्रक्स जो हैं वो वाई हो जाएंगे। इसकी बेसिस पर आप सबसे पहले क्या करते हैं जी, प्रॉफिट इक्वेशन अपनी जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। प्रॉफिट इक्वेशन इज़ इक्वल टू 16x प्लस 14y। ये फिगर आया बेस्ड ऑन जो राइट पर हमारे पास प्रॉफिट पर बाइसिकल और प्रॉफिट पर ट्रक गिवन है। प्रॉफिट पर बाइसिकल कितनी है 16, तो हम उसको 16x लिख रहे हैं। x मीन्स बाइसिकल्स, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि कितनी बाइसिकल्स बनाएंगे हम, हमें इंफॉर्मेशन ये मिलेगी इस सवाल को सॉल्व करने से। प्लस 14y, 14 कहाँ से आया, 14 इज़ द प्रॉफिट मार्जिन पर टॉय ट्रक, और y क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ ट्रक्स, जो कि अभी भी हमें क्लियर नहीं पता। x और y की वैल्यूज़ हमारे सामने आएंगी, उनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट का आइडिया हमें होगा। 2-3 ऑप्शंस आपके पास होती हैं एक्स और वाई के लिए, आप उनको आपस में कंपेयर करते हैं कि किस में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो देन दैट इज़ द ऑप्शन यू सेलेक्ट। ठीक है जी, तो ये प्रॉफिट इक्वेशन सबसे पहले जो है वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद आप लिमिटेशंस जो हैं उनके लिए दो इक्वेशंस डिफाइन करते हैं, जो थर्ड स्टेप है सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस। ये इक्वेशन जो है इस पर लिमिटेशन कौन सी अप्लाई हो रही है, पहली जो लिमिटेशन है उसमें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 16, विच इज़ फॉर द लैथ। जो मशीन है आपकी लैथ, उसकी इक्वेशन है। अब इसका मतलब क्या है, 2x का मतलब है लैथ के ऊपर 2 घंटे लगते हैं x बनाने के लिए। x क्या यहाँ पर है, बाइसिकल। सो 2x मीन्स 2 आवर्स पर बाइसिकल, प्लस y मीन्स 1 ट्रक बनाने के लिए 1 आवर लगता है, प्लस y
इक्वल 16 से मुराद यहाँ पर है आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स हैं वो कितने हैं, जितने आप आवर्स चला सकते हैं एक मशीन। ये भी इंफॉर्मेशन सवाल में मेंशन होती है कि टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स एक मशीन जो चल सकती है दैट इज़ 16 पर डे। 16 आवर्स मैक्सिमम आप एक मशीन को चला सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा भी नहीं चला सकते, वेर एंड टेयर ज़्यादा हो सकती है उसकी, मशीन्स ख़राब हो सकती हैं, फिर रिपेयर के अलग चार्जेस होते हैं। तो आपको ये जो फिगर है आखिरी वाला 16 हेयर मींस मैक्सिमम आवर्स जो कि आप लैथ को चला सकते हैं एक दिन में। तो ये पहली इक्वेशन है लैथ के लिए, और दूसरी जो इक्वेशन है वो असेंबलर के लिए है 2x + 3y = 24। तो 2x यहाँ से क्या शो कर रहा है, 2 घंटे लगते हैं बाइक पर, और 3y से मुराद है 3 घंटे लगते हैं एक टॉय ट्रक पे। सो 2x + 3y = 24। 24 मीन्स कि वो 24 घंटे मशीन चल सकती है। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो आपके सामने हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आवर्स एक मशीन चल सकती है वो आपको सवाल में गिवन होता है। तो इनको जो इक्वेशंस आपके सामने हैं, ये आपने स्कूल में इस तरह की इक्वेशंस ज़रूर देखी होंगी या आपने सॉल्व की होंगी। इनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो दैट इज़ द पॉइंट जो कि हम मेन जो सोल्यूशन इसमें देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, वी सॉल्व दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो कैसे है वो अगली स्लाइड में देखते हैं। राइट, सो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर अब हम देख सकते हैं टू द लेफ़्ट, आप देखते हैं कि जी लैथ और असेंबलर की जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व हमने किया हुआ है। 2x + y = 16 और 2x + 3y = 24। तो जो 2x वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि इनके साइंस चेंज हो जाते हैं। अभी तो 2x नीचे प्लस है, 3y प्लस है और 24 प्लस है, ये तीनों माइनस हो जाती हैं, और वो हम देखते हैं कि दे कैंसिल आउट ईच अदर। और फिर पीछे जो y और 3y है उनका फिर डिफरेंस कितना रह जाता है, 2y = 8, क्योंकि 24 - 16 = 8। हमारे सामने फिर y की वैल्यू आती है 4। इसकी वैल्यू 4 जो है दोनों इक्वेशंस में डालें, दोनों के लिहाज से हमें 16 x की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने। इन दिस सिचुएशन हमने y की वैल्यू डाली है 4 पहली इक्वेशन में, 2x + y = 16। तो x की वैल्यू हमारे सामने 6 आ गई। सो x जो है वो 6 है और y जो है वो 4 है। इन अदर वर्ड्स इसको हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करें, जैसे कि यहाँ पर राइट साइड पे ग्राफ मौजूद है, तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस क्रॉस करती हैं दैट इज़ कॉल्ड द इंटरसेप्ट। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे दोनों लाइंस क्रॉस हो रही हैं वो पॉइंट 6 और 4 है। 6 x एक्सेस पर होगा और 4 जो है वो y एक्सेस पे होगा। आपने मैथमेटिकली भी सॉल्व करके दिखा दिया और ग्राफिकली भी शो कर दिया। इंटरसेप्ट जो है वो एक पॉइंट है जो कि पॉसिबल प्रोडक्शन शेड्यूल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6 मीन्स 6 बाइसिकल्स और 4 का मतलब क्या है, 4 टॉय ट्रक्स। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसके अलावा दो और भी ऑप्शंस होती हैं जहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सक रहा हो। वो क्या होता है जी, फॉर एग्जांपल जो पहली इक्वेशन है 2x + y = 16, आप देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर कि दोनों लाइंस जो हैं उनके नाम मेंशन्ड हैं, बिकॉज जो 2x + y = 16 वाली जो लाइन है वो लैथ को शो कर रही है, और 2x + 3y = 24 वाली जो लाइन है वो असेंबलर को शो कर रही है। तो इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स भी हैं और एंडिंग पॉइंट्स भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2x + y = 16 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 16 है y एक्सेस पे, और उसका एंडिंग पॉइंट जो है वो 8 है x एक्सेस पे। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट्स कैसे आते हैं इन दोनों लाइंस के लिए, उसका सिंपल सा एक तरीका है। आप पहली इक्वेशन लें 2x + y = 16, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लें हम देख सकते हैं। पहले आप असूम करें x = 0, ठीक है जी। 2x + y = 16 में आप x असूम करें 0, तो आपके पास क्या पीछे क्या रह जाएगा, y = 16, क्योंकि 2x में जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सो y = 16। तो व्हेन x = 0 y is 16, तो हमारे सामने उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, क्योंकि जब वो y एक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है 16, दैट मीन्स कि x की वैल्यू वहाँ पर 0 है। इसी तरह से आप y की वैल्यू 0 असूम करें इसी इक्वेशन में, 2x + y = 16 में y 0 डाल दें, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2x = 16 हो जाएगा, x = 16/2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। 16 और 8 आ गया, पहले x को असूम किया 0 और फिर हमने y को असूम किया 0। हमारे पास लैथ की जो इक्वेशन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आ गया। इसी तरह से आप जो असेंबलर की इक्वेशन है 2x + 3y = 24,
उसकी भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन में पहले x इज़ इक्वल टू 0 करें तो आपके पास रह जाएगा पीछे 3y इज़ इक्वल टू 24, y इज़ इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3 करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। x 0 होगा असेंबलर के लिए तो y क्या होगा 8। हम देख सकते हैं ग्राफ पे कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट 8 ही है असेंबलर की इक्वेशन का। सेम हम करें y के लिहाज से, y को assume करें 0 तो 2x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा जो कि इसका एंडिंग पॉइंट है असेंबलर का। तो हम देख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 वाली जो इक्वेशन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट 8 है और एंडिंग पॉइंट 12 है। तो इस तरह से हम इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशंस का और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करें, आपके सामने विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी इस इक्वेशन की। जो ये शेडेड एरिया है ग्राफ के ऊपर, ये वो एरिया है जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। ठीक है जी, यहाँ पर आप जितने मर्जी यूनिट्स बना लें विद इन दिस एरिया आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर है। मैक्सिमम प्रॉफिट इस ग्राफ के ऊपर 3 पॉइंट्स पे हो सकता है। पहला पॉइंट क्या है, इंटरसेप्ट, जहाँ पे दोनों लाइंस क्रॉस हो रही हैं 6 एंड 4। ठीक है जी, एक तो ये पॉइंट है, इसको हम डालें अपनी प्रॉफिट इक्वेशन में जो हमने यहाँ पर निकाली थी सेकंड स्टेज पे। प्रॉफिट इक्वेशन इज इक्वल टू 16x प्लस 14y। तो हम अपने जो पॉइंट्स हैं x इक्वल्स 6 और y इक्वल्स 4, इसको हम जब डालें अपनी प्रॉफिट इक्वेशन में तुम्हारे सामने एक प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी विच इन दिस केस इज़ 152 पाउंड्स। ये एक ऑप्शन है कि हम 6 बाइसिकल्स बनाएं और 4 टॉय ट्रक्स बनाएं तो हमें प्रॉफिट होगा 152 पाउंड्स इन यूनिट्स को बनाने के लिहाज से। ठीक है जी, सो दैट इज़ वन ऑप्शन। लेकिन दो और ऑप्शंस भी हैं। एक ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं 0 और 8 वाई एक्सेस पे, और दूसरी ऑप्शन है 8 और 0 वाला जो पॉइंट है ऑन दी एक्स एक्सेस, जहाँ तक उसकी लिमिट है शेडेड एरिया की। क्योंकि वाई एक्सेस पे देखें दो पॉइंट्स हैं, एक 8 यूनिट्स का पॉइंट है और एक 16 यूनिट्स का पॉइंट है। सेम ऑन दी एक्स एक्सेस एक 8 यूनिट्स का पॉइंट है और एक 12 यूनिट्स का पॉइंट है। लेकिन शेडेड एरिया जहाँ तक है सिर्फ वहाँ तक प्रॉफिट है। इसलिए अगर हम 16 वाई यूनिट्स बनाते हैं, 16 टॉय ट्रक्स बनाते हैं तो लॉस होगा। अगर हम 12 बाइसिकल्स बनाते हैं तो तब भी लॉस होगा। हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 टॉय ट्रक्स बना सकते हैं और कोई वो ना बनाएं बाइसिकल्स, 0 और 8 वाला जो पॉइंट है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 8 बाइसिकल्स बना सकते हैं और कोई भी टॉय ट्रक्स ना बनाएं, बिकॉज 8 इज़ इक्वल टू बाइसिकल इन दिस एक्स एक्सेस वाली जो सिचुएशन है। और वहाँ पे 0 का ऐसी बात होगा तो फिर हम मीन्स के टॉय ट्रक्स नहीं बनाएंगे। तो ये हमारे बाकी दोनों पॉइंट्स हैं। एक तो इंटरसेप्ट हो गया जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, एक 0-8 वाला पॉइंट और एक 8-0 वाला पॉइंट। इनको आप जब डालें प्रॉफिट इक्वेशन में, 0-8 वाली जो ऑप्शन है, 0 मीन्स नो बाइसिकल और 8 टॉय ट्रक्स, तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है जी 112 पाउंड्स। 16x प्लस 14y में हमने जब 0-8 डाला तो हमें 112 पाउंड्स प्रॉफिट नज़र आ रहा है। 16x 0 हो जाएगा क्योंकि हम x का 0 डाल रहे हैं। 14 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे तो फिर हमारे पास 112 आता है। दूसरी ऑप्शन 80 वाली, 8 मीन्स इन दिस सिचुएशन बाइसिकल्स, क्योंकि 8x है और टॉय ट्रक्स 0 हैं, तो फिर उसमें 16x प्लस 14y में 14y 0 हो जाएगा, y चूँकि 0 है। 16x जो है 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 करें तो 128 पाउंड्स आता है। ये दोनों जो हैं लेकिन फिर भी इंटरसेप्ट वाली वैल्यू से कम है, क्योंकि इंटरसेप्ट 6-4 जो है उस पर प्रॉफिट फिर भी मैक्सिमम आ रहा है 152। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में जहाँ पे आपको प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, और आप इन तीनों पॉइंट्स को प्रॉफिट इक्वेशन में डालते हैं। जो बेस्ट ऑप्शन है आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि 6-4 वाली जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। 6 आप बनाएं बाइसिकल्स, 4 टॉय ट्रक्स, और आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इन दैट सिचुएशन। सो दिस इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो इंटरसेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इंटरसेप्ट मीन्स कि आप दोनों मशीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। चाहे आप असेंबलर बनाएं, चाहे आप लैथ बनाएं, इट डज़ नॉट मैटर, आप दोनों मशीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे यूनिट्स आप बेशक एक मशीन पर बनाएं, आधे यूनिट्स आप दूसरे पे बनाएं, वो लिमिटेशन जो है वो इतनी मैटर नहीं करती है। हाँ, अगर 0-8 पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था, 0-8 मीन्स कि अगर आप सिर्फ 8 टॉय ट्रक्स बना रहे होते तो हम देख सकते हैं कि ये जो 0-8 वाला पॉइंट है ये असेंबलर वाली लाइन पर मौजूद है, क्योंकि
8 वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे, ये असेंबलर का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम इसका मतलब है सिर्फ असेंबलर इस्तेमाल करते। अगर 8 वाले पॉइंट पर हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा होता, यानी कि अगर हम 8 बाइसिकल बनाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 8 वाला जो पॉइंट है वो किस लाइन पर है, वो लैथ की लाइन पर है, तो हम सिर्फ लैथ इस्तेमाल करते बाइसिकल्स बनाने के लिए। तो ये आपको ग्राफ जो है ये मशीन के भी बारे में बता सकता है कि कौन सी मशीन इस्तेमाल करें बेस्ड ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दैट इज़ लिनियर प्रोग्रामिंग। इससे मेन आइडिया क्या हमने देखा, मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पे होगा, मशीन के लिहाज से भी बता सकता है हमें, नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिहाज से बता सकता है कि जी आपने कितने यूनिट्स बनाने हैं बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन। लास्ट जो हमारा टॉपिक है जी, दैट इज़ ट्रेंड इक्वेशन। इसको मैं जो सेकंड पार्ट है लेक्चर का उसमें डिस्कस करता हूँ।